गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पॉलीमर पढ़ रहे थे और पॉलीमर में हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तक पूछे थे। सौरभ, सौम्या, कुलदीप, अंकित, आयुष, रंजन, विश्वजीत, आदित्य, ऑल ऑफ यू, सबको गुड मॉर्निंग। सब लोग आ गए हैं। ओके, तो हम लोग इसमें पॉलीमर पढ़ रहे थे। पॉलीमर में हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के पास पहुँचे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हम लोग नायलॉन 6 ये पढ़ लिए। अब हम बात कर रहे हैं ग्लिप्टर। ग्लिप्टर भी आपका कोपॉलीमर है और ये पॉलिस्टर है। इसमें इसका जो मोनोमर्स है इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड। ये आर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एक नया यूनिट हमको मिलता है। ये अब ये पॉलीमराइज हो जाता है। ये पॉलीमराइज होकर के पॉलीमर बनाता है। तो आप ये देखो कि इसमें से ये और यहाँ से OH ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये पॉलीमर बन जाता है। पहले वन स्टेप ये आगे आया, फिर आगे फिर इसके बाद ये पॉलीमराइज नया यूनिट बन के पॉलीमराइज हुआ।
इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ कि ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन शो कर रहा है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। ये सब किसके ग्लिप्टल, ये तो आपने पढ़ लिया है। ग्लिप्टल का मोनोमर क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। हो गया। ओके, दूसरा भी कंपाउंड ले लेते हैं। डेक्रॉन। डेक्रॉन का दूसरा नाम टेरेलेन। इसमें ये भी कोपॉलीमर है। ये पॉलिएस्टर। इसमें भी इथाइलिन ग्लाइकॉल मोनोमर के तौर पे एक ये, और दूसरा टेरिप्थैलिक एसिड। पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। यहाँ से अगेन वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ये नया यूनिट आपको मिला। इसके बाद ये पॉलीमराइज होगा। पॉलीमराइज होकर के CH2 यानी ये पॉलीएस्टर आपको मिलेगा। ये है डेक्रॉन या टेरेलिन। तो इस तरह से ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, यानी ये दोनों मोर मिले, एक नया यूनिट तैयार किया, फिर ये पॉलीमराइज होकर के पॉलीमर बना दिया। इसमें टेम्परेचर मेंशन करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा देते हैं और ये रिएक्शन हो जाता है। एसिड एल्कोहल आपस में रिएक्शन करके खुद एस्टर बनाते हैं, इसलिए ये पॉलीएस्टर कहलाता है।
हो गया। ओके एक्लाइट। देखो इसमें ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर शो करता है और ये भी कोपॉलीमर है। इसमें फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल, ये दोनों मिल्क एसिड या बेस के प्रेजेंस में ये पैकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जैसे जिंक एसीटेट हो गया, इनके प्रेजेंस में टेम्परेचर भी मेंशन करते हैं। रिएक्शन करा रहे होते हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि आपको थोड़ा अलग से मैं बताऊं। जैसे यह एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिड के प्रेजेंस में देखो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पोलराइज्ड होगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा अपने साथ और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यानी ये देखो यहाँ पे हो गया OH H H यहाँ प्लस, तो हम इसको CH2 OH प्लस के रूप में यह इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से हम इसको यूज़ कर लें। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो OH है बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से। मान लो एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बनने की। यहाँ लग सकता है आर्थो पोजीशन पे OH लग सकता है, या पैरा पोजीशन पे CH2OH लग सकता है, या आर्थो और पैरा पे लग सकता है।
ये सब पॉसिबिलिटी होगी इसकी बनने की। यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और एसिडिक मीडियम है तो सॉल्यूशन में H+ होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इसको पकड़ लेगा अपने साथ और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। जब लेगा तो H यहाँ जुड़ जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा प्लस, दैट इज CH2OH+। यह इलेक्ट्रोफाइल है। कौन सा फाइल है? इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये इलेक्ट्रोफाइल जब यानी इसके के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CH2, मैं ये कह लूँ एक लाइन में कि यहाँ पर ये CH2OH+ यही इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलने वाला है। कहाँ से? जैसे हमने आपको बताया, और यही आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये पॉसिबिलिटी ये बनी। इसमें क्या होता है कि यदि फिनाल यानी यहाँ पर ये CH2OH है, ये पॉलीमराइज हो, यानी CHO एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो तो पॉसिबिलिटी इनकी जो है ये CH2OH आर्थो पे पैरा पे, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर एक्सेस में होगा तो ये जुड़ता चला जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे इसके n मॉलिक्यूल्स और इधर भी n ले लें तो ये क्या होगा, ये पॉलीमराइज होता चला जाएगा। लिनियरली। इस तरह से ये पॉलीमराइज होगा। ऐसे लीनियर पॉलीमर को नोवोलैक कहा जाता है। इसका यूज़ पेंट वगैरह बनाने में करते हैं। एक्सेस में फॉर्मल्डिहाइड कंसंट्रेशन ज़्यादा थोड़ा लेंगे तभी ये पॉसिबल है। ये सभी स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे होंगे शुरू में, फिर बाद में सेम अमाउंट में से रिएक्शन अगर लीनियर पॉलीमर बनाना है तो आप इस तरह बनाएंगे। यहाँ तक नोट कर लिया।
अब ये जो नोवोलैक है फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये जो है बैकेलाइट का फॉर्मेशन करता है। ये जो बनता है ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, 3 डायमेंशनल। इसका स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है तो आप स्ट्रक्चर्स पे डायरेक्ट आ जाते हैं। लाइक दैट, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दैट इज ये क्या है बैकेलाइट। बैकेलाइट का यूज़ हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। इसका यूज़ होता है ये स्विच बोर्ड वगैरह बनाने में। इसका यूज़ होता है जो कुकर का हत्था होता है उसको, जो ब्लैक कलर का होता है उसको बनाने में ये इंसुलेटर काम करता है ना। हीट का ये ट्रांसफ़र इसके थ्रू नहीं हो पाता है। तो ये इस तरह से ये बैकेलाइट का फॉर्मेशन नोवोलैक फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो ये हमको मिल जाता है। हो गया। अगला जो इसमें मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर मेलमैक, ये भी कोपॉलीमर है। ये मेलामीन प्लस फॉर्मल्डिहाइड से मिल करके बना होगा। मेलामीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिडिक मीडियम में इसको हीट करेंगे तो वही फिर यहाँ से हमको H2OH प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यहाँ पे जाके जुड़ेगा। यहाँ पे जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि इसके पास क्या है
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इसके साथ जुड़ेगा। जैसे जुड़ेगा नाइट्रोजन की वैलेंस से एक्सीड करेगी, एक हाइड्रोजन हट जाएगा। अब ये पॉलीमराइज होगा, पॉलीमराइज होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये तो वाटर इधर से निकलेगा, यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से भी इसका हाइड्रोजन निकल सकता है, पॉलीमराइज होकर के ये मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर ये बनाएगा। इसका यूज़ मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रोकन या अनब्रेकेबल क्रॉकरी। जो बर्तन आप बनाते हैं मिट्टी का, वो पटकेंगे टूट जाता है। ये CH2OH जो हमने इसके पहले कॉर्नर में, इसके पहले वाले स्लाइड में आपको बताया था, यहाँ पर ये कैसे इससे ये CH2OH बनता है, CH2OH प्लस, ये मिल करके ये बनाता है और यही इस पर अटैक करता है, यही क्या करेगा, पकड़ जाएगा। इनसे मिल करके ये बना, ये जो है जा कर के यहाँ जुड़ेगा, जब यहाँ पे जुड़ेगा तो देखो होता क्या है, N है, H है, H है, और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा, तुरंत ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, NH2, हमको ये मिलता है। ये पॉलीमराइज होकर के फाइनली हमको ये पॉलीमर मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का फॉर्मेशन। इससे मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा हो। हो गया। अब क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को दो में क्लासिफाई किया गया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल
में हम उसे कहेंगे जो नेचर में पड़ा हुआ है लेकिन डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम उसे कहेंगे जो नेचर में ब्रेक कर जाता है बैक्टीरिया एंजाइम के द्वारा। ऐसे पॉलीमर को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में PHBB, नायलॉन 2, नायलॉन 6। इसके अलावा भी जो भी नेचुरल पॉलीमर है लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे पॉलीथीन है, PVC है, बैकेलाइट है, एक्सेट्रा। तो इनको तो आप पढ़ चुके हो, इनके बारे में हमको जानना है। तो PHBB, नायलॉन 2, नायलॉन 6, तो इसको एक्सप्लेन करें। हो गया? डन? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट देखो, ये कोपॉलीमर है, और ये पॉलीएस्टर। कैसे, इसको देखो। देखो, ये एसिड के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा है और ये बीटा है। ये एसिड के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा है और ये बीटा है। बीटा पे OH ग्रुप लगा है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड या 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये दो मोनोमर्स हैं जिनसे मिलकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। पहले
ये मिल करके एक नया मोनोमर बनाएगा, नया यूनिट बनाएगा। अब ये पॉलीमराइज होगा। अब समझ सकते हो कि यूनिट हम क्या लेने वाले हैं। यहाँ से देखो हाइड्रोजन निकलेगा, एसिड है, यहाँ से OH बेटर लिविंग ग्रुप है। तो बस यही कर देंगे। क्या बे इसको हो गया बच्चों। तो इस तरह से ये PHBB, ये अब इसका यूज़ जो बहुत ही बीटा टेस्ट वाला मेडिसिन होता है, उसको हम लोग जो है डायरेक्ट मुंह में लेकर नहीं खा सकते। तो उसको क्या करते हैं, कैप्सूलेटेड फॉर्म में उसको भर लेते हैं कैप्सूल में, और उसके बाद उसको निकलते हैं और वो कहाँ जाता है, तब आपको सीधे मुंह में ना रिलीज होकर के सीधे स्टमक में चला जाता है। तो आपको उसका टेस्ट नहीं मिल पाता, आराम से आप उस दवा को खा लेते हैं। तो ये जो कैप्सूल फॉर्म में जो कवरिंग है वो पॉलीमर का बना होता है। जो पॉलीमर बना होता है वो पॉलीमर जैसे ही अंदर गया स्टमक में, वहाँ पे वो क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज होगा, फिर ड्रग रिलीज हो जाएगी और स्टमक में एब्जॉर्ब, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और अपना काम करेगा। ठीक यही काम यहाँ पे जो कैप्सूल होता है वो किसका बना होता है, PHBB का, जो कि आप दवा आप जब खाते हैं तो अंदर चला जाता है स्टमक में, वहाँ डिजॉल्व हो जाता है। देखो बेटा, एसिड में OH ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप है और यहाँ से हटता है। ये यहाँ OH की जो एल्कोहल का OH है उसकी तुलना में, ठीक है, इसलिए इसका OH ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो जो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप का जो OH है उसका ऑक्सीजन इसमें नहीं मिलेगा। ये ऑक्सीजन है किसका, जो ये मान लो अगर यहाँ पे हमने ये H2O निकाला, अगर इसको हम मान लो 16 आइसोटोप्स ले लिए, है ना, ये 16 आइसोटोप्स का है और ये 18 वाला है, तो तुमको यहाँ पे जो मिलने वाला है
तो कौन सा मिलेगा, 18 और 16 चलाएगा यहाँ पे। तो PHBB का यूज़ इसमें हम कर लेते हैं। और दूसरा जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो है नायलॉन 2 नायलॉन 6। नायलॉन 2 नायलॉन 6 नाम से ही पता है कि इसमें 2 कार्बन होगा और नायलॉन 6 में 6 कार्बन होगा। ये भी वो पॉलीमर है। जो इसका मोनोमर है ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड। Glycine, that is simplest amino acid, ये ग्लाइसिन है, अमीनो कैप्रोइक एसिड है। ये वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाला। ये नया यूनिट तैयार हुआ। ये पॉलीमराइज होगा, इधर से NH निकलने वाला है। यही है नायलॉन 2 नायलॉन 6। आप देख रहे हो ये क्या है, पॉलीएमाइड भी है। इसके पहले वो पॉलीएस्टर था, ये क्या है, पॉलीएमाइड है। इसका यूज़ जो है सूचर बनाने में करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सूचर। सूचर मतलब धागा, जैसे सिलाई करते हैं। देखो सूचर में मतलब है क्या कि जब आप ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के दौरान कहीं भी कट गया तो भी आप वहाँ पे स्टिचिंग कराते हैं, या ऑपरेशन जीबी स्टोन ही निकालना है, कॉलब्लेडर स्टोन, ऑपरेशन करके अंदर जाते हैं, कई मसल्स थोड़े काटते हुए, फेसिया काटते हुए आप अंदर चले जाते हैं, वहाँ से जीबी स्टोन को काट के, गॉलब्लेडर को काट के निकाल लेते हैं, वहाँ पे उसकी सिलाई करते हैं, बाहर आके से और अंदर और भी सिलाई करते हुए तब बाहर आते हैं स्टिचिंग करते हुए। तो होता है क्या है कि कहीं भी ऑपरेशन होता है तो 4-5 दिन में या 5 दिन 7 दिन में आप स्टिचिंग कराते हैं, धागा करवाते हैं। तो बाहर वाले को तो काट के निकाल लेते हैं, जो अंदर स्टिचिंग हुई है उसके सूचर को आप काट के कैसे निकालोगे, फिर यहाँ पे काटोगे, फिर अंदर जाओगे, फिर काट के उसको निकालोगे, तो हो तो गया ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन कर दिया आपने। तो ऐसा करते नहीं हैं। तो ऐसे में जो अंदर जो धागा यूज़ करते हैं, सूचर यूज़ करते हैं, वो 4-6 महीने में बॉडी के अंदर ही
डिजॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसलिए इनका यूज़ वहाँ पे किया जाता है। तो ये सूचर की तरह काम करते हैं फिशिंग का। हाँ, इसीलिए ऐसे धागा का यूज़ करते हैं ताकि फिर दोबारा खोलना न पड़े, तो इन्हीं का यूज़ करते हैं। बॉडी में पड़ा रहेगा, धीरे धीरे वो क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट, एब्जॉर्ब हो जाता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा। रॉ डिजॉल्व थोड़ी होता है, रॉड को निकाल भी देते हैं, जोड़ते हैं, फिर उसको ज़रूरत होता है तो निकाल भी देते हैं, वैसे पड़ा रहता है, वो डिजॉल्व थोड़ी होता है रॉड या प्लेट। तो ये हमने आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं रबर की। रबर को हम यहाँ पे इलास्टोमर भी कहते हैं। ये इलास्टिक नेचर का होता है, इसलिए इसको ए बाई का मतलब नोन एज, इसको इलास्टोमर भी कहते हैं। अब हमने आपको बताया था इसमें कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, वांडर वाल फोर्स बिटवीन पॉलीमर, पॉलीमर के बीच में ये फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से वो बहुत कॉयल हो जाता है, इसलिए वो स्ट्रेचेबल होता है। ये जो रबर है, ये आयुष कहाँ तुम फंस गए यार, प्लेट रॉड के बीच में। प्लेट जो है वो डिजॉल्व थोड़ी होता है, वो ऐसे पड़ा रहता है बॉडी के, डिजॉल्व होता है सूचर। अब पड़ा भी है तो अगर कोई नुकसान नहीं कर रहा तो इसलिए उसको ऐसा छोड़ देते हैं। रबर दो तरह का होता है, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर ये इंडोनेशिया, श्रीलंका, साउथ इंडिया उस साइड में जो है ये रबर प्लांट पाया जाता है। इसका जैसे इसका बॉटनिकल नेम है रबर प्लांट का टिविया ब्रासिलियेंसिस। इसके स्टेम में काटते हैं थोड़ा तो वहाँ से लेटेक्स निकलता है, यही लेटेक्स नेचुरल रबर कहलाता है। इसको पॉलीसिस आइसो
प्रिन कहते हैं। नेचुरल रबर पॉलीसिस आइसोप्रिन। ये होमोपॉलीमर है। इसके मोनोमर को कहते हैं आइसोप्रिन। इसका जो स्ट्रक्चर है टू मेथाइल ब्यूटा 1,3-डाइइन। पूछ लेता है आईपीएससी नेम ऑफ आइसोप्रिन, तो है 2 मेथाइल ब्यूटा 1,3-डाइइन। इससे ये बना होता है। हो गया। इसमें नेचुरल रबर में ये पॉलीसिस आइसोप्रिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सिस फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होता है उसमें। तो क्योंकि इसको अब नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करते हैं सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे वल्कनाइजेशन, एक और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करके नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू।